स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ। मेरा नाम नानकी बवेजा है। हम अपनी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे आज पहली बार मेरा लेक्चर या वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि हमारी जो किताब है इंडियन इकोनॉमी की, जिसका आप कवर भी देख सकते हो, स्टडी IQ द्वारा पब्लिश करी गई खुद की इन हाउस इंडियन इकोनॉमी की किताब में से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है चैप्टर वाइज चैप्टर कवर कर रहे हैं। 5 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पिछली बार वीडियो के स्टार्टिंग में काफी मैंने समझाया था कि भाई वीडियो खत्म होने के बाद ऑलमोस्ट 31 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं बैंकिंग चैप्टर में से। बैंकिंग कवर किया था ना, लास्ट वीडियो में हमने नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की बात करी थी। तो टोटल 31 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं 2015 ऑनवर्ड्स। तो आपको समझ आ रही हुई ना कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बोला था RBI banking and monetary policy is very important when it comes to prelims. So 31 questions just from the topic monetary policy and banking। आपको समझ आ रहा होगा अपने आप में ही कि कितना ज्यादा आपको जोर देना है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, कितने रिगरसली इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये क्या है, लो हैंगिंग फ्रूट्स है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत घुमा के नहीं आएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है आप क्वेश्चन करके आओगे ही आओगे। ठीक है, आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले दैट इज नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम बच्चों को नहीं समझ आती है। नेशनल इनकम को मैंने NCERT, जब मैंने NCERTs कवर कराई थी, अब आप कहोगे, बहुत सारे बच्चे अभी चैट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे मैम NCERT कब कवर कराई आपने। तो भाई जाइए स्टडी IQ के जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहां पे NCERT प्लेलिस्ट ढूंढिए और वहां पे मैंने आपकी NCERTs जितनी इंपॉर्टेंट है आपके किसके लिए, आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए, जो बेस स्टैब्लिश करने के लिए जितने भी NCERT में से कॉन्सेप्ट्स हैं चैप्टर बाय चैप्टर मैंने वहां समझाए हुए। तो नेशनल इनकम को हम यहाँ तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जिसपे मैं बहुत ज्यादा इलैबोरेट नहीं करने वाली। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उसको मैंने NCERT में बहुत मेहनत करके आपको रटवाया था, घुटवाया था, समझाया था एग्जाम्पल्स के साथ साथ कि भाई जब आप मुझसे यहाँ पढ़ो या फाउंडेशन बैच में आके पढ़ो, इवन फॉर दो स्टूडेंट्स जो फाउंडेशन बैच के लिए एनरोल कर चुके हैं या करने का सोच रहे हैं, मेक श्योर जब इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट हो उससे कुछ टाइम पहले तक की आपकी जो NCERTs हैं इकोनॉमी की कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए और उसको वहां से कवर करिए। आज हम क्या बात कर रहे थे, हम नेशनल इनकम स्टार्ट करने वाले। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम। सुनते ही, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमी 12th स्टैंडर्ड की उसमें आता है ना, तो सुनते ही मैम टेक्निकल टफ 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 टफ, ये एक बनाई हुई है साइकी, कोई बात नहीं, उसको क्लियर आउट कर देंगे। और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो कहाँ जाना है आपको, हमारी जो NCERT है वहां पे जाना है, उसका प्लेलिस्ट देखना है, उसमें देखना नेशनल इनकम कहाँ कवर कराया हुआ था एंड उसको वहां से भी कवर करना है। चलो, सो नेशनल इनकम की जब बात करें, नेशनल इनकम का जो टॉपिक है काफी बड़ा है, काफी ब्रॉड है, काफी लेंदी है। तो इसमें काफी सारी चीजों पे हम टच अपॉन करने वाले किताब में से। आज का जो मैं क्लास का एजेंडा बता दूं स्टूडेंट्स, आज हम बहुत बेसिक बातें करेंगे। बेसिक बातें क्यों करेंगे? अगेन, अगर मैं आपको सीधा टेक्निकल चीजें पढ़ाने लग जाऊं, आप कहोगे मैम पहले डेफिनेशन तो समझा देते, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर देते, हमें नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रहे हो, GDP क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, ये चीजें नहीं समझ आ रही, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं मैम नहीं समझ आ रहा। इसलिए आज का एक सेपरेट लेक्चर मैंने रखा है, इसलिए कि आज के लेक्चर में हम सिर्फ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ये टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स एक बार आपने सॉर्ट आउट कर लिए, एक बार आपने समझ लिए, तो जितने भी आगे कॉन्सेप्ट्स आने वाले थ्रू आउट द चैप्टर नेशनल इनकम विल बी केक वॉक फॉर यू। कैसे? धीरे धीरे बस विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए। जिस तरीके से मेहनत और अटेंशन के साथ रोज पढ़ते हो मेरे साथ, वही आज भी करना है। अटेंशन स्पैन 100% रखना है नेक्स्ट आधे घंटे के लिए। चलो, सो लेट अस स्टार्ट एज टू व्हाट नेशनल इनकम इज। अब नेशनल इनकम होती क्या है? It is the total value of goods and services produced by a country. And आप कहोगे मैम ये तो GDP की भी डेफिनेशन यही बताते हो आप, तो फिर ये GDP है कि नेशनल इनकम है? तो ये एंड वर्ड लिखा है ना यहाँ पे मैंने। GDP is what? It is the total value of
एक वर्ड यहाँ मिसिंग है, एक वर्ड यहाँ मिसिंग है, आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स। आपको ऑप्शन दे रही हूँ, चूज करिएगा ऑप्शन में से फिनिश गुड्स या फाइनल गुड्स। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ विच काइंड ऑफ गुड्स, फिनिश गुड्स या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री, ये जीडीपी हो गई, उसमें ऐड कर दो इनकम दैट कम्स फ्रॉम अब्रॉड। नाउ व्हाट इज दिस इनकम दैट कम्स फ्रॉम अब्रॉड? बहुत सारे बच्चे इनफैक्ट अपनी ग्रेजुएशन के बाद बाहर नौकरी करने जाते हैं, कोई कनाडा जाके ट्रक चलाता है, तो कोई गूगल में जाके साइंटिस्ट या इंजीनियर बन जाता है। अब जो वो पैसे कमा लेते हो तो अपने माता पिता जो यहाँ इंडिया में रह जाते हैं उनको पैसे भेजते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है, दैट इज इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब उसको हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या फिगर आ जाता है, नेशनल इनकम। इसकी कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। अभी एक ब्रॉड पिक्चर, छोटे छोटे टर्म्स के अराउंड वील प्ले कि भाई क्या होते हैं, एक्लिमेटाइज करेंगे, थोड़ा एक बार सुन लीजिए, क्योंकि एकदम से जब बम्बार्डमेंट होती है टर्म्स की तो मैम नेशनल इनकम क्या था, नेशनल डोमेस्टिक इनकम क्या था, एनडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ एक बार आपको चीजें समझा दूं और उसके बाद एक ही साथ आपको बाकी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाती जाऊं, ठीक है। तो नेशनल इनकम अभी के लिए ये आप समझ लीजिए, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे कंसेप्ट्स डेवलप होंगे हम इसके ऊपर चीजें और ऐड ऑन करते जाएंगे, ठीक है। अब नेशनल इनकम हमें क्यों कैलकुलेट करनी पड़ती है, नेशनल इनकम हमको क्यों कैलकुलेट करनी पड़ती है, कोई रीजन होगा ना, या ऐसे ही बस नेशनल इनकम एक वेरिएबल है निकालेंगे, नहीं, डेफिनेटली देयर वुड बी अ रीजन बिहाइंड दैट। सो इट परफॉर्म्स और इट एक्ट्स एज अ यार्डस्टिक, एक बेंचमार्क, एक तरीका होता है टू कैप्चर व्हाट, टू कैप्चर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। भाई कैसे पता चलेगा कि भाई देश जो है बढ़ रहा है, ठीक है, कोई पैरामीटर, कोई बेंचमार्क, कुछ तो मेजर करना पड़ेगा, राइट। सो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से हमें ये पता चलता है, वी गेट टू नो द फेयर पिक्चर कि हमारा कंट्री ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब हमें कंपेयर करना है कि भाई यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया अभी स्टिल डेवलपिंग कंट्री है और चाइना डेवलपिंग से कैसे डेवलप में चला गया, ये कैसे पता चल रहा है, कुछ तो कैलकुलेट कर रहे होंगे, कुछ तो फिगर्स निकाल रहे होंगे। उसके लिए क्या चाहिए हमें नेशनल इनकम चाहिए। टू कंपेयर अक्रॉस द नेशंस वी नीड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ऑल्सो गवर्नमेंट को जब कोई पॉलिसी बनानी है उसको डेटा चाहिए, ठीक है ना, वरना गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉयमेंट कम है या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, अगर ग्रोथ लानी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा। कैसे, क्यों मैंने आपको बोला था इकोनॉमी साइलोज में नहीं पढ़ी जा सकती कि आप जीडीपी पढ़ के बैठ गए और खत्म। जीडीपी पे क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी को किसी और कॉन्सेप्ट से लिंक करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिकॉज इकोनॉमी एज आई सेड कैन नॉट ऑपरेट इन साइलोज, काफी डायनेमिक कॉन्सेप्ट्स है, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, राइट। तो अब अगर गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी है तो कोई डेटा चाहिए होगा। डेटा कहाँ से आएगा, डेटा किस प्रकार का चाहिए होगा कि भैया जो कंट्री का जीडीपी क्या है, कंट्री की नेशनल इनकम क्या है, कितना पोर्शन ऑफ मनी बाहर से आता है और कितना पोर्शन ऑफ मनी इंडिया में खुद की कैपेसिटी की वजह से जनरेट होता है। कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को पता चलेगा जब वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करेगी। आया समझ? कुछ टफ था? नहीं था मैम, ये तो हमने बस ऐसे ही दिमाग में बिठाया हुआ है कि इकोनॉमी टफ है क्योंकि हमने एनसीईआरटीज पे कभी ध्यान नहीं दिया, आपकी प्लेलिस्ट भी नहीं देखी है, तो इसलिए अब हम भुगत रहे हैं। लेकिन अब हम इस चीज को ठीक कर लेंगे ना, चलो कर लेंगे, विश्वास है मुझे ठीक कर लोगे आप लोग। चलो, वेरियस मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए काफी सारे एग्रीगेट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट वेरियस एग्रीगेट्स अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो ये काफी सारे हैं। जीडीपी, एनडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, पर्सनल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। घबराना है ही नहीं है, इनके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे आज, मैं बात ही नहीं करने वाली इनके बारे में हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में बात करेंगे। आज इनको समझने के लिए जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, सिर्फ और सिर्फ उसकी बात करेंगे, उसके बाद आपकी छुट्टी है, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, अपने बेस को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, ये तो बहुत इजी चीज है,
क्या, हम कोई भी चीज़ लाते हैं, रॉ मटेरियल, कोई भी चीज़ बनानी है, चाय बनानी है, तो हम रॉ मटेरियल, उसके लिए चीनी चाहिए, हमें चाय पत्ती चाहिए, हमें दूध चाहिए, वो सब रॉ मटेरियल हो गए। जब हमने उसको गैस पे चढ़ा दिया है, सब कुछ मिक्स कर दिया है, तो वर्क इन प्रोग्रेस, मम्मी बन रही है चाय, वेट करो, तब वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है। जब वो बन जाएगी तो वो फिनिश्ड गुड बन जाएगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो वैसे ये मैंने आपको आपकी डेली लाइफ में से क्यों एग्जाम्पल दिया था, ताकि आप चीज़ें रिलेट कर पाओ। तो इसमें कुछ डिफिकल्ट था, कुछ इकोनॉमिक्स थी, ये तो आप शुरू से जानते हो बचपन से, शायद इवन जब आप सेकंड स्टैंडर्ड में होगे तब से ये चीज़ें देख रहे हो कि मम्मी चाय बनाती है तो उसके लिए ये चीज़ें यूज़ करती है, उसको हम रॉ मटेरियल बोल देते हैं। जब वो बन रही होती है तो वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बनने में, और जब वो बन जाती है तो वो फिनिश गुड। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, हम लाए शुगर केन, ठीक है ना, शुगर केन लाए, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करी और वो बन गई शुगर। नाउ व्हाट इज शुगर, इट इज फिनिश गुड। कई लोग यहाँ पे बोलेंगे नहीं मैम ये फाइनल गुड है। फिनिश गुड और फाइनल गुड में फर्क होता है, गांठ बांध लेना इस बात को। अगर आपको नेशनल इनकम का जितना भी ये सफर है हमारा आसानी से क्लियर करना है, समझना है, अभी गांठ बांध लो कि फिनिश गुड अलग होते हैं फाइनल गुड से। आप कहोगे मैम ऐसे कैसे मान लें आप, ऐसे कभी तो आज तक आपने चीजें रटने को बोला नहीं, आज की बोल रहे हो। मैं तो आज भी नहीं बोल रही, अभी सिर्फ बोल रही हूँ, समझ लो। अब मैं आपको लॉजिक दूंगी कि फिनिश गुड और फाइनल गुड किस तरीके से अलग होते हैं। तो ठीक है, हम अभी आ गए फिनिश गुड्स पे। नाउ फिनिश गुड्स, ये एक और एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर से चित्र के साथ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिएगा जब पीडीएफ शेयर करूंगी आपको मैं, ठीक है। चलो, अब फिनिश गुड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड। जो हमारी चाय बन गई थी, या चलो हमारी चीनी बन गई थी, हम चीनी पे थे ना यहाँ पे, शुगर केन से जो शुगर बना ली थी हमने, अब उस शुगर को, उसी शुगर के पैकेट को हम इंटरमीडिएट गुड भी बोल सकते हैं और हम फाइनल गुड भी बोल सकते हैं। तो आप कहोगे मैम एक ही चीज को दो तरीके से कैसे बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी हम मान के चल रहे थे कि जो हमारा शुगर, जो हमारा फिनिश्ड गुड था, वो फाइनल गुड है। अब शुगर को विच इज अ फिनिश गुड, उसको फाइनल गुड बोलने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। वो क्या है, अगर शुगर, अब जो शुगर है विच इज अ फिनिश गुड, अच्छा पहले, हाँ, इफ इट इज नॉट अंडरगोइंग एनी फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस, वो जो चीनी है उसके ऊपर अब हम कोई और कमाल नहीं दिखा रहे हैं, कोई कला नहीं अपना रहे हैं, ठीक है, उसको अब हम कंज्यूम कर रहे हैं। इट इज मेंट फॉर फाइनल यूज, ठीक है। दे आर फाइनली रेडी टू बी सोल्ड टू द कस्टमर, मतलब अब चीनी बन के तैयार है, इट इज रेडी टू बी सोल्ड टू द कस्टमर, उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर अभी कोई फर्दर प्रोसेस नहीं एप्लीकेबल होने वाला है या नहीं अप्लाई होने वाला है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, फाइनल गुड। फॉर एन एग्जाम्पल, चीनी थी, चीनी का पैकेट था, अगर चीनी के पैकेट को हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लें, भले ही उसको चाय में डाल के, मतलब आप कंज्यूम तो डायरेक्ट कर रहे हो ना, या डायरेक्टली आपने खा ली एक चम्मच भर के, तो वो चीनी क्या हो जाएगी, फाइनल गुड हो जाएगी। लेकिन उसी चीनी को यूज करते हुए अगर आप आइसक्रीम बना रहे हो, तो ये शुगर क्या फिनिश गुड कहलाएगी, हाँ कहलाएगी। क्या ये फाइनल गुड कहलाएगी, नहीं, क्योंकि इस शुगर को हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहे, इस शुगर पे हम फिर से प्रोसेसिंग कर रहे हैं। नाउ दिस शुगर इज बीइंग यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट गुड टू प्रोड्यूस अनदर गुड विच इज आइसक्रीम। तो अब यहाँ पे फाइनल गुड क्या है, फाइनल गुड आइसक्रीम है। आइसक्रीम को बनाने के लिए कुछ प्रोडक्ट यूज हुआ था, जैसे कि चीनी, जैसे कि मिल्क, लेकिन वो अपने आप में फिनिश गुड थे। शुगर एक फिनिश गुड था, इट वाज रेडी टू बी सोल्ड इन मार्केट, बट जब हम उस फिनिश गुड को, उस पर कोई फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं और उस फिनिश गुड की मदद से कोई और गुड बना रहे हैं, तो वो फिनिश गुड फाइनल गुड नहीं कहलाएगा, वो बन जाएगा इंटरमीडिएट गुड। जैसे कि यहाँ पे शुगर जब मैंने डायरेक्ट कंज्यूम कर ली तो बन गया फाइनल गुड, लेकिन यही शुगर जब मैंने यूज करके आइसक्रीम बनाई तो ये हो गया इंटरमीडिएट गुड, ठीक है ना। इंटरमीडिएट स्टेज पे है क्योंकि मेरा फाइनल गुड क्या है, आइसक्रीम है। तो यही शुगर एक बार फाइनल गुड थी और दूसरे सिचुएशन में क्या थी, ये इंटरमीडिएट गुड थी, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन की फिनिश गुड्स को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं।
अब यहाँ पे अगर आप, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में, कहाँ गया बताइए, कि व्हाट इज जीडीपी, कौन से गुड्स की हम वैल्यू ले रहे हैं? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ विच गुड्स, फिनिश गुड्स या फाइनल गुड्स? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। फिनिश गुड्स क्यों नहीं? क्यों फिनिश गुड्स नहीं? क्योंकि कुछ फिनिश गुड्स ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएंगे, और इस इंटरमीडिएट गुड्स को यूज करके हम फिर से फाइनल गुड्स बना रहे हैं। तो अगर हम टोटल वैल्यू एक बार यहां भी ले लें और यहां भी ले लें तो क्या हो जाएगा? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है? जाइए एनसीईआरटी का सेशन देखिए, एग्जाम्पल समेत और सहित, वहां मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट्स की, तो हमने टाइप्स ऑफ गुड्स क्लैरिफाई कर लिए। चलो अब हमको देखना है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो आप कहोगे इंडिया का मैप बना दीजिए। मैम मैं तो खैर इतना अच्छा बना नहीं सकती, जो भी, चलिए इंडिया का मैप बना दीजिए, वही डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, इसी पे क्वेश्चन घूमता है। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? एक तो जो हमारी जोग्राफिकल बाउंड्री होती है, जो मैप बना हुआ है, अलोंग विद दैट, अलोंग, जिसको पॉलिटिकल फ्रंटियर्स बोलते हैं, इट ऑल्सो इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर क्या होता है? सी कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक। टेरिटोरियल वाटर क्या होता है? सारा सी, इंडियन ओशन सारा हमारा नहीं है, कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स इन सी इज व्हाट इज टेरिटोरियल वाटर। अगर वहां पे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, क्यों जानना जरूरी है हमें डोमेस्टिक, हम यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं आपको लगता है डोमेस्टिक टेरिटरी की? हमें डोमेस्टिक टेरिटरी इसलिए पता करना और समझना जरूरी है क्योंकि हमें ये पता करना है ना कि भैया जीडीपी मतलब, जीडीपी इज व्हाट? इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। अब डोमेस्टिक टेरिटरी तो समझ लें हम, तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब जो मैप बना हुआ है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर मतलब 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द कंट्री प्लस द एयर स्पेस, जो हमारा जो इंडिया है उसके ऊपर हमारा जो एयर है वो भी हमारी, वहाँ कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहाँ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट ऑल्सो कम्स और बिकम्स द पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट। इंडियन एम्बेसीज, इंडिया की एम्बेसी होती है कहाँ कहाँ? मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इंडिया की एम्बेसी, इंडिया का जो एम्बेसी ऑफिस है, जो स्टूडेंट्स आईएफएस फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो वो इंडियन एम्बेसीज में तो जाके काम करेंगे, कुछ एम्बेसीज में जाएंगे, कुछ कॉन्सुलेट्स में जाएंगे। अब आप कहोगे मैम कॉन्सुलेट्स में और एम्बेसीज में क्या फ़र्क होता है? वो हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। एम्बेसीज यूजुअली कैपिटल सिटी, किसी भी कंट्री कैपिटल सिटी में लोकेटेड होती है, और दोनों का काम क्या होता है? डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करना। तो भाई इंडिया की एम्बेसी चाइना में है और इंडिया की एम्बेसी साउथ कोरिया में है, तो वो इंडिया का पार्ट ही ना, इंडिया ने अपना एक ऑफिस खोला हुआ है वहां पे, सो दैट ऑल्सो फॉर्म्स दी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। ध्यान देना इस बात पे, मैंने जो बोला इंडियन एम्बेसी वाली बात, क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन पोस्ट करूंगी टेलीग्राम पे, इसी पे आप लोगों को कंफ्यूज करूंगी, और आज सेशन खत्म होने के बाद डालूंगी अपने टेलीग्राम पे क्वेश्चन इंडियन एम्बेसी या डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेटेड। तो जिन्होंने मेरा सेशन अटेंड किया ना, वो बच्चे तो एटलीस्ट गलत नहीं होने चाहिए वाइल अटेम्प्टिंग दी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, इंडियन एम्बेसीज प्लस काउंसलेट्स, मिलिट्री बेसिस लोकेटेड अब्रॉड। इंडिया के मिशन चलते, पीस कीपिंग मिशन पे भी जाता है इंडिया, हमारे बहुत जगह मिलिट्री बेसिस स्टैब्लिश्ड है, तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही माने जाएंगे, भले ही वो बाहर लोकेटेड है, मतलब अब्रॉड दूसरे देश में लोकेटेड है, बट इंडिया का है, इंडिया का मिलिट्री बेस है, तो उसको इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही माना जाएगा। चलो, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स। आकाशा एयर, अभी उनके जो ओनर थे राकेश झुनझुनवाला, अभी मतलब उनका निधन हो गया। ठीक है, एयरक्राफ्ट जैसे कि हमारी इंडिगो है, तो वो भले ही दूसरी कंट्री में जा रही है उड़ के, लेकिन अगर वहां पे कोई भी सामान का प्रोडक्शन हो रहा है या बेचा जा रहा है तो किसका पार्ट माना जाएगा? इंडिया का माना जाएगा। क्यों माना जाएगा जी? अभी तो मैम आपने बोला था जो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है। ठीक है, चलो, तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्लियर हो गई, बस ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं बचे, ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला था आज ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, छोटी छोटी चीजें समझ लेंगे तो उसके बाद हमारे लिए आसान हो जाएगा आगे का सफर। चलिए,
डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम होती है सम टोटल, टोटल कर दो किसका? ऑल दी फैक्टर इनकम। अब कहोगे मैम ये फैक्टर इनकम आपने तो कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फैक्टर इनकम क्या होती है? चलो अच्छा, इसमें मैंने यहाँ पे फैक्टर इनकम भी लिखा हुआ है। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम इज द इनकम गिवन टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप कहोगे मैम ये तो गुत्थी पे गुत्थी हो गई, पहले आप ये समझाने चले थे तो आप यहाँ लाए, अब इसको समझाने चले थे तो आप यहाँ लाए, तो अब हम स्टोरी उल्टी स्टार्ट कर देते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? अब आपको कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है, अभी हम क्या बात कर रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज व्हाट? हमें प्रोडक्शन करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि हमें लैंड चाहिए होता है, हमें लेबर चाहिए होती है, हमें कैपिटल चाहिए होती है, हमें एंटरप्रेन्योर चाहिए होता है जो ये सारी चीजें अरेंज करेगा हमारे लिए, राइट। अब लैंड यूज कर रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई लैंड, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली बंजर जमीन पड़ी है, अब मुझे फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, चलो मुझे जूस की दुकान खोलनी है, तो मैं लैंड लूंगी या हो सकता है मैं कोई दुकान लूंगी रेंट पे। तो मैंने क्या लिया? एक्चुअली आई एम यूजिंग लैंड ओनली, तो मैं उस लैंड मतलब उस दुकान को यूज करने के लिए रिटर्न में क्या दे रही हूँ? रेंट। मैंने लेबर हायर करी थी जूस शॉप में, तो मैंने उसको दिए वेजेस या सैलरी। कैपिटल मैंने लोन लिया था बैंक से, मैंने उस पर दिया इंटरेस्ट। और मैं खुद क्या हूँ? एंटरप्रेन्योर, क्योंकि मैंने ये साहस किया कि मैं पढ़ाई छोड़ के एक जूस शॉप, पढ़ाते हुए छोड़ के एक जूस शॉप स्टैब्लिश करूंगी, लेबर हायर करूंगी, लोन लूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं शो कर रही हूँ अपने एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। तो रिटर्न में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो आप कहोगे मैम मिलेगा ना, जूस बेचोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। मिल गया जी प्रॉफिट, ठीक है। तो ये मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे। कुछ जो प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स चाहिए होते हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। रिटर्न में हमें वो यूज करने के लिए कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, करेंगे ना भैया, लेबर हायर कर रहे हो तो वेजेस देंगे। तो ये जो पेमेंट हो रही है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। कुछ डिफिकल्ट था? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स चाहिए उनको अगर हम रिटर्न में कुछ इनकम दे रहे हैं उसको टोटल कर दो, दैट इज व्हाट इज फैक्टर इनकम, ठीक है। तो बस चलो, अब फैक्टर इनकम समझ आ गई? चलो आ गई। फैक्टर इनकम पे टिक। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझ आ गए? हाँ जी टिक। चलो अब तो समझ आ जाएगी डोमेस्टिक इनकम। हाँ भाई, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। किसको सम टोटल कर रहे हैं? जितनी भी फैक्टर इनकम प्रोड्यूस हुई। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो लैंड, लेबर, कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को फैक्टर इनकम, किसी को रेंट मिल रहा होगा। पीजी में रहते हो ना आप लोग ओल्ड राजेंद्र नगर आके, तो पीजी वाली आंटी को देते हो आप क्या? रेंट, ठीक है ना। तो ऐसे सारा रेंट, ऐसी सारी सैलरी, ऐसी सारी वेजेस, ऐसा सारा प्रॉफिट और इंटरेस्ट को प्लस कर दो तो उससे क्या आता है? उससे आती है हमारी डोमेस्टिक इनकम जनरेटेड कहां पे? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री हमने पढ़ ली थी यहाँ पे, ठीक है। बाय रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स, चाहे वो कोई भी प्रोड्यूस करे, रेसिडेंट भी हो सकता है या नॉन रेसिडेंट, कोई फिरंग आके, कोई फॉरेनर आके यहाँ पे जूस की दुकान स्टैब्लिश कर रहा है और अगर उसको इनकम हो रही है और वो उसने वेजेस दी हैं तो भी वो क्या मानी जाएंगी? वो भी डोमेस्टिक इनकम का ही पार्ट मानी जाएंगी। बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न राइट नाउ कि हु इज प्रोड्यूसिंग द इनकम। What we are concerned is कि भैया डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है ना, तो ये तो अपना ही माल है, डोमेस्टिक इनकम ही है, ठीक है। चलो अब रेसिडेंट क्या होता है? रेसिडेंट और सिटीजन में फर्क होता है। कहीं रेसिडेंट और सिटीजन को कंफ्यूज मत कर लेना कि सिटीजन ऑफ इंडिया ने करी थी कि रेसिडेंट। यही ये छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स है जहां पे क्वेश्चन घूम जाता है। तो जब हम जीडीपी पढ़ते हैं, जीडीपी जब पढ़ोगे, चलो अभी छोड़ो, पीछे नहीं जाते हम, जब जीडीपी पढ़ोगे ना तो वहां पे जीडीपी की डेफिनेशन ये नहीं कहती कि इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री। इट सेज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। अब रेसिडेंट कौन होते हैं? भैया जो देश में रह रहे हैं वो रेसिडेंट हो गए। अब वो बाहर से आए लोग भी यहाँ पे रह सकते हैं और हम जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, जो सिटीजन है, वो भी रेसिडेंट की कैटेगरी में आएंगे।
So resident of a country is what? It is defined as a person or an institute. Institute कोई कंपनी स्टैब्लिश हुई है, इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, वो भी क्या मानी जाएगी? रेसिडेंट. रेसिडेंट का मतलब सिर्फ एक जीवित व्यक्ति नहीं होता है. अ लिविंग बीइंग इज नॉट जस्ट द रेसिडेंट, इट कुड बी अ नॉन लिविंग एंटिटी, मतलब जो जीवित नहीं है. जैसे कंपनी कोई जीता जागता इंसान थोड़ी है, नहीं, एक लीगल एंटिटी है जिसको किसी एक्ट के अंडर स्टैब्लिश किया गया है. दैट ऑल्सो इज वॉट? रेसिडेंट. तो ये छोटी छोटी चीजें समझना जरूरी है. रेसिडेंट इज जस्ट नॉट द ह्यूमन, जस्ट नॉट अ ह्यूमन बीइंग. चलो छोटे में लिख देती हूँ, ह्यूमन बीइंग, बट इट इज ऑल्सो अ कंपनी विच इज स्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. तो आज हमने कितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े? आज हमने स्टार्ट करी अपनी क्लास, नेशनल इनकम समझा. फिर हमने देखा भाई हमें क्यों नेशनल इनकम कैलकुलेट करना पड़ता है. फिर हमने वेरियस एग्रीगेट्स देखे जिनके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को चीज़ें समझाना ज़रूरी था. हमने टाइप्स ऑफ गुड्स देखे जिसमें फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, किसका क्लासिफिकेशन था? फिनिश गुड्स का. फिर हमने देखा एग्जाम्पल याद रहेगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी. फिर हमने देखा और क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माना जाता है. अगर यूएसए में इंडिया की एम्बेसी खुली हुई है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, जब आप आईएफएस बन जाएंगे, तो आप कहाँ पे काम कर रहे हो? आप डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री में ही काम कर रहे हो. कहने को आप यूएसए में हो बिल्कुल, लेकिन जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो जो आपकी सैलरी है वो किसका पार्ट मानी जाएगी? वो जीडीपी ऑफ द इंडिया का ही पार्ट मानी जाएगी. क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री है क्या? एम्बेसी. चलो फिर हमने देखा डोमेस्टिक इनकम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर इनकम. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? जो चीज़ें हमें चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, उनको जब हम पेमेंट देते हैं वो फैक्टर इनकम हो जाती है. ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था. रेसिडेंट की बात करें, रेसिडेंट और सिटीजन में फ़र्क होता है. रेसिडेंट सिर्फ जीवित व्यक्ति नहीं होता, एक लीगल एंटिटी भी होती है जो स्टैब्लिश्ड है इंडिया में. सो अगेन चीज़ों को डिटेल में कवर करना चाहते हो तो लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त को. टाइम है सुबह 8 बजे, ये आप देख लीजिए यहाँ पे. और डिटेल में पता करना चाहते हो एज टू व्हाट लाइव फाउंडेशन बैचेस, क्या इसमें फैसिलिटीज़ हैं, किस तरीके से आप डाउट पूछ सकते हो, कैसे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, किस तरीके से आपको मेंटरिंग प्रोवाइड करी जाएगी ताकि आप ऑफ ट्रैक ना हो जाओ. क्योंकि आधे बच्चे बीच में चलते चलते सीधे रास्ते पे चल रहे होते हैं, बीच में डिविएट कर जाते हैं, डाइवर्ट कर जाते हैं. उनको पकड़ के वापस लाने का काम ट्रैक पे है हमारे मेंटर्स का. ऑल ऑफ दिस यू विल बी गेटिंग in 18,999 एंड ऑब्वियसली आपको मुझसे इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा लाइव, चैट बॉक्स में नहीं. आप वर्बली हैंड रेज करोगे एंड आई विल अलाउ यू टू स्पीक एंड टॉक टू मी एंड आस्क योर डाउट अंडर द लाइव फाउंडेशन बैच जो 22 अगस्त को लॉन्च हो रहा है. कोई भी डाउट हो विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन, with respect to economy, you know what is the one stop solution. Instagram और Telegram, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो. PDF जो मिलेगी वो यहाँ मिलने वाली है आपको. ठीक है जी, जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए. वीडियो खत्म होने के बाद रिवाइज प्लस मॉक, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस. सो स्टे ट्यून एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.